Hello friends, I welcome you all to my channel. Hope you all are good. फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखंड एलटी के एग्जाम्स जल्दी होने वाले हैं उसी सीरीज में मैं फ्रेंड्स इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस के क्विक रिवीजन करा रही हूँ। तो आज हम टीएस इलियट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज सेइंग we have our first question which says Zeronition is a poem by T.S. Eliot that was first published in 1920. Zeronition in a Greek term. What does it mean? तो देखिए फ्रेंड, इसका आंसर अगर आपको आता होगा यू हैव टू गिव इन कमेंट सेक्शन। तो राइट आंसर इज बी, द ओल्ड मैन। ठीक है, तो द ओल्ड मैन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। जेरोनिशन जो ग्रीक टर्म है उसका मतलब होता है द ओल्ड मैन। सो सेकेंड क्वेश्चन इज टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक। बेसिकली इसमें पूछा है कि जो टी.एस. इलियट है वो कौन सी बुक से इन्फ्लुएंस था। तो देखिए ये जो है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस था इससे। और जो लिखा किसने है, जे एल वेस्टन। जो जे एल वेस्टन का वर्क है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, इससे इन्फ्लुएंस था ये द वर्क द वेस्टलैंड। ओके, सो यस, B is the right answer. Now let's see our first third question which is saying who called the wasteland a music of ideas। तो wasteland को music of ideas किसने कहा था? एलन टेट, जेसी रैनसम, आई ए रिचर्ड्स, एफ आर लिवाइस। ठीक है, इफ यू नो द आंसर फ्रेंड गिव इन द कमेंट सेक्शन। एंड द राइट आंसर इफ वी टॉक इज देन द अमेरिकन पोएट एलन टेटे जो है उन्होंने इसको कहा है म्यूजिक ऑफ आइडियाज। ठीक है, वेस्टलैंड को। सो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये एक अमेरिकन पोएट थे। ठीक है, so yes, now we have fourth question. Who has written the book The Art of T.S. Eliot? ये book किसने लिखी है? The Art of T.S. Eliot. Elizabeth Drew, H. Gardner, T.S. Eliot, या Grover Smith. So right answer is B. H. Gardner. H bit basically friends यहाँ पर जो है ये यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये हेलन गार्डनर है। ठीक है, H-E-L-E-N, हेलन गार्डनर। ठीक है, तो हेलन गार्डनर बी विल बी द राइट आंसर। इन्होंने इसको द आर्ट, ये जो बुक द आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट है ये इन्होंने लिखी है। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन फिफ्थ, द क्रैब इमेज अपीयर्स इन द पोएम। तो क्रैब जो इमेज है वो कौन से पोएम में आपको देखने को मिलेगी? स्नेक, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफो, द हिप्पोपोटामस, सेलिंग टू बाइजेंटियम। सो यस, द राइट आंसर इज आवर बी, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफो। ठीक है, सो वी हैव सिक्स क्वेश्चन नाउ। हु रोट ओल्ड पोशंस बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। तो ये बुक किसने लिखी है बेसिकली आपको ये बताना है। टी.एस. इलियट, ओके, और सिल्विया पाथ, वेलिस स्टीवेंस, या डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स टी.एस. इलियट। ये टी.एस. इलियट का ही वर्क है ओल्ड पोशंस बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ठीक है, तो ये आपको रिमेम्बर करना है। मे बी इट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम इन दी एग्जाम। ठीक है, सो यस दिस यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, बेसिकली इसमें वो साइकोलॉजी और सोशोलॉजी से रिलेटेड उनके जो कॉन्सेप्ट्स है उन्होंने इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन विच इज हु डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज क्लासिकल इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। सो ये सेइंग भी आपको देखिए याद रखना है। ऐसा आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं कि किसने अपने बारे में ये बोला है कि वो क्लासिकल है लिटरेचर में, रॉयलिस्ट है इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक है इन रिलीजन। सो ये दिस वाज द सेइंग ऑफ T.S. Eliot. So yes, A will be the right answer. Our right answer is A. T.S. Eliot has said this line. ठीक है, so now we have eight question. Which modern English poem has the following line? Let us two then, you and I, when the evening is spread out against the sky। तो ये किस पोएम की जो टी.एस. इलियट ने लिखी है उसकी ओपनिंग लाइन है आपको ये बतानी। देखिए फ्रेंड्स, जो ओपनिंग लाइन होती है ना वर्क्स की, बेबी इट्स वेस्टलैंड। ठीक है, जैसे अप्रैल द क्रूलेस्ट मंथ, जो ये वेस्ट लाइन का ओपनिंग लाइन है। और अगर हम और भी इनके वर्क्स देखें, अगर इनकी वर्क जो ऐश वेडनेसडे है, देखिए आई डोंट होप टू टर्न अगेन, ऐसे करके कुछ लाइन है। जो ऐश वेडनेसडे का है वो भी उसका वो सारे ओपनिंग लाइन, ये सारे ओपनिंग लाइंस एग्जाम्स में आपसे
बेसिकली फ्रेम करके दे दिए जा सकते हैं कि बताइए ये कौन से वर्क का ओपनिंग लाइन है। तो देखिए यहाँ पर एक ओपनिंग लाइन दिया गया है जो आपको बाय हार्ट आपको रिवाइज याद करना है इसको, जो कि है दैट इज टू देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इन स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। सो ये ओपनिंग लाइन है बी, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड ट्रूफो का, ठीक है। सो यस, बी विल द राइट आंसर। The Wasteland, the famous poem by T.S. Eliot, is divided into how many sections? So it's very common question and common also plus repeated also. आपको ये पता होना चाहिए कि Wasteland जो उनका खास कहते हैं मोस्ट फेमस वर्क है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इट्स 5 पार्ट, ओके। एंड मैं अगर आपको क्विकली बताऊं कि ये 5 पार्ट्स कौन से हैं, तो द फर्स्ट इज द बरियल ऑफ द डेड, सेकेंड इज द गेम ऑफ चेस, थर्ड इज द फायर sermon, fourth is death by water, and fifth is what the thunder say, ठीक है। So yes, these are the 5 parts. Now we will see 10th question, which is the line I am no Prince Hamlet nor was meant to be। ये लाइन कौन से वर्क में है टीएस इलियट की, ये आपको बताना है, ठीक है। आई वॉज नॉट नो, आई एम नो प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी। तो ये जो अपीयर करता है बी, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड ट्रूफो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसके आंसर आते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये आंसर्स फिक्स हो जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं एग्जाम में, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए बेसिक बस पैसिवली सुनने के बजाय आप इसको कमेंट सेक्शन में भी लिखते जाइए, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, जो आपके क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लग रहे हो, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वी गेट मोटिवेशन बाय दिस एक्ट ऑफ योर्स, ठीक है। सो आवर 11th क्वेश्चन इज जेरोनशन इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जेरोन वर्ड विच मीन्स। देखिए रिपीटेड ही है क्वेश्चंस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीटेड है तो एक बार और रिवाइज कर लीजिए। जेरोन बेसिकली का मतलब होता है ओल्ड मैन, ठीक है। सो वी हैव 12th क्वेश्चन, ट्राइसिस इन द वेस्टलैंड एज। तो ये देखिए वेस्टलैंड में कैरेक्टर है ट्राइसिस का, ठीक है। ये जो वेस्टलैंड है फ्रेंड, इसको भी अच्छे से आप रिवाइज करके जाइएगा, सारे पार्ट्स को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मैं अभी तो ये खाली क्वेश्चंस में करा रही हूँ एमसीक्यूज वाले। मैं इसका मैं अगर वीडियो ना लंबी बहुत लंबी नहीं हो जाती तो मैं ये पूरे वेस्टलैंड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या तो पर्टिकुलर पार्ट के थीम है वो भी आप लोग को बताती चलती है, बट नो प्रॉब्लम, अलग कोई वीडियो बना लेंगे हम इससे रिलेटेड। बट अभी के लिए बात करें तो जो ट्राइसिस है जो वेस्टलैंड में, ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी बाइसेक्सुअल। Now see 13th question, which says which form has been used by T.S. Eliot in the Wasteland। तो कौन से फॉर्म में ये वर्क इन्होंने लिखा है, तो इट्स रिटन इन फ्री वर्स, ठीक है, फ्री वर्स में ये वर्क है उनका। What is the utmost importance in the plays of Iliad? तो बेसिकली जो इलियड्स के प्ले है उसमें इम्पोर्टेंट उनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट किस पे वो फोकस करते हैं। सो द राइट आंसर इज चॉइस, ठीक है। सो चॉइस इज द राइट आंसर। सो 14th क्वेश्चन वी हैव सीन, एंड लेट्स सी 15th क्वेश्चन विच सेइंग the epigraph of the poem Gerontion is from one of the Shakespeare's play, which play? तो बेसिकली ये जो इनका जेरोनशन वर्क है, ये इनका जो एपिग्राफ है, ठीक है, ये कौन से प्ले से लिया गया है शेक्सपियर के। तो यस, द राइट आंसर इज मेजर फॉर मेजर। तो जो शेक्सपियर का वर्क है मेजर फॉर मेजर, इनका जो एपिग्राफ है जेरोनशन का वो बना है, ठीक है। अब 16 देखिए, मेटाडम इज द थीम ऑफ। तो इनका जो ये प्ले है, ठीक है, पोएम नहीं है ये, ड्रामा है जो ये शेक्सपियर ये एलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल, ये इसका जो थीम है बेसिकली वो है मेटाडम, ठीक है। सो आफ्टर दैट देखिए 17 क्वेश्चन, हैरी, एमी, अगाथा, मैरी आर द कैरेक्टर्स हु अपीयर्स इन। तो ये कैरेक्टर्स देखिए, आपको पता है कैरेक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लिटरेचर में। कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज या कौन से प्ले से बिलोंग करते हैं, ये सारी नॉलेज होना हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हैरी, एमी, अगाथा, मैरी आर द कैरेक्टर्स हु अपीयर इन द फैमिली reunion, ठीक है। Who has used the Greek orist myth and the Greek conception of Furies as the basis of his play The Family Reunion। तो जो इनका ये वर्क है फैमिली रियूनियन, जिनमें ये कैरेक्टर ऊपर दिए हुए हैं, इन्होंने उसमें ग्रीक ओरिस्टस मिथ का यूज किया है और ग्रीक कॉन्सेप्शन का यूज किया है।
ठीक है, सो यस द राइट आंसर इज द फैमिली रियूनियन टी इलियट के द्वारा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 19। द फैमिली रियूनियन इज अ, तो इट्स अ पोएटिक प्ले। ठीक है, फॉर द फैमिली रियूनियन इज अ पोएटिक प्ले। अब देखिए 20th क्वेश्चन, मर्डर इन कैथेड्रल रिफर्स टू द मर्डर ऑफ द आर्च बिशप, हु इज ही। तो ये जो मर्डर इन द कैथेड्रल है, ये बेसिकली किसके मर्डर को दिखाते हैं, वो आर्च बिशप के मर्डर को दिखाते हैं, और वो कौन थे, ही वॉज थॉमस बेकेट ऑफ कैंटरबरी, वो थॉमस बेकेट थे कैंटरबरी के। ठीक है, so after that 21st question, the four knights and the four tempters appear in, तो four knights और four tempters आपको कौन से वर्क में मिलेंगे टीएस इलियट के। so the right answer is murder in the cathedral। ठीक है, after that we have 22nd question, Edward Lavina, Peter Quilip, Celia Copplestone, Julia, Alex and Guardians appear in, तो बेसिकली ये कैरेक्टर भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, एडवर्ड, लेविना, पीटर क्विलिप, ये सारे किस कौन से वर्क में आपको मिलेंगे, ये इनके ड्रामा द कॉकटेल पार्टी में मिलेंगे। ठीक है, सो रिमेंबर दिस कैरेक्टर्स। Which play deals with the question of mutual understanding of husband wife, तो mutual understanding of husband wife पे थी, पे कौन सा वर्क है इनका। so yes the right answer is the cocktail party। this play is about the sin parents and expiation by their successors, मतलब ये जो कुछ आप कहते हैं ना कि क्या आपने ये कहावत सुनी होगी कि जो बच्चों माँ बाप के कर्म होते हैं वो बच्चों के ऊपर आते हैं, बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। तो बेसिकली इसी थीम पे उन्होंने एक वर्क लिखा है अबाउट द सिन पेरेंट्स एंड एक्सपिएशन बाय देयर सक्सेशन, मतलब जो उनके बाद आने वाले उनके बच्चे हैं उनको ये भुगतना पड़ता है। तो उस थीम पे उन्होंने लिखा है, जो उस वर्क का नाम है द फैमिली reunion। ठीक है, so yes family reunion is the right answer। 25th, who is the author of the book Ezra Pound his metric and poetry, किसने ये वर्क लिखी है, Ezra Pound his metric and poetry, so right answer is T.S. Eliot। on 26, on January 10, 1957, Eliot met Varia Fletcher, she worked for him for 8 years। where did she work? अब देखिए 10 जनवरी 1957 में मिले थे किससे, सॉरी मिले नहीं थे, मैरी किया था उन्होंने वेरिया फ्लेचर को। ठीक है, अब ये कौन थी, ये इनके साथ फेबर, और फेबर जो इनकी फॉर्म थी उसमें बेसिकली उनके लिए काम करती थी, उनके साथ 8 ईयर से काम कर रही थी, उनकी सेक्रेटरी थी। ठीक है, सो यस ही मैरिड हर। ठीक है, ऑन January 10, 1957। We have question 27. The title, A Game of Chess is derived from the play by Thomas Middleton। ठीक है, गेम ऑफ चेस जो टाइटल है वो किसके वर्क पे हाँ बेसिकली इन्फ्लुएंस है, डिराइव है, तो थॉमस मिडल्टन। ठीक है, सो यस इज द राइट आंसर। 28, एलियट्स ग्रैंडफादर was a Unitarian clergyman whose religious zeal brought him to St. Louis in 1834. What is the name of his grandfather? ठीक है, तो बेसिकली इलियट के ग्रैंडफादर का नाम पूछा गया। ये काफी क्लर्गी मैन थे, ये काफी यूनिटेरियन क्लर्गी मैन थे। ठीक है, काफी रिलीजियस भी थे। तो यस हिज ग्रैंडफादर्स नेम वाज विलियम ग्रीनलीफ एलियट। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव 29 क्वेश्चन, इन प्रिपरेशन फॉर इज एंट्रेंस टू हार्वर्ड इन 1906, जब वो हार्वर्ड में एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करे थे 1906 में, तो एलियट ने अटेंड किया था मिल्टन एकेडमी, जो कहाँ पर है, जो कि है मैसाचुसेट्स में। ठीक है, सो यस दिस यू हैव टू रिमेम्बर। आफ्टर दैट वी हैव 30th क्वेश्चन, एलियट रिसीव अ सॉलिड क्लासिकल एजुकेशन एट स्मिथ एकेडमी इन सेंट लुइस, तो सेंट लुइस में उन्होंने स्मिथ एकेडमी पे अपने प्रॉपर एजुकेशन उन्होंने गेन की थी। ठीक है, सो वी हैव 31st क्वेश्चन, द इमोशन ऑफ आर्ट अकॉर्डिंग टू इलियट इट इज, तो अकॉर्डिंग टू इलियट द इमोशन ऑफ आर्ट इज इम्पर्सनल। ठीक है, आफ्टर दैट द फ्रेज dissociation of sensibility occurs in, तो उनके जो इलियट्स की मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, मेटाफिजिकल पोएट्स अकॉर्डिंग टू इलियट में क्या है, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है। अकॉर्डिंग टू इलियट मेटाफिजिकल जो पोएट्स होते हैं उनमें डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी होती है।
ठीक है। उसके बाद देखिए विच पोएम वाज रिटन ड्यूरिंग द ऑटम ऑफ 1921। अब बेसिकली उस पोएम का नाम पूछ रहा है जो लिखा गया था 1921 में इन लौसाने स्विट्जरलैंड एंड फर्स्ट पब्लिश इन सीरियल फॉर्म इन द क्राइटेरियन इन अक्टूबर एंड नवंबर 1922। तो बेसिकली कौन सा वर्क है जो उन्होंने लिखा है? ठीक है। सो यस, द राइट आंसर इज द वेस्टलैंड। तो वेस्टलैंड जो वर्क है उन्होंने क्या है, लोसाने स्विट्जरलैंड में 1921 में उन्होंने ये लिखा था। ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 34 विच इज सेइंग which is saying two people who know they do not understand each other breeding children whom they do not understand and will never understand them. Where does this line occurs? Basically जो ये एक लाइन दी गई है आपको और एक किस वर्क के उनका है ये आपको बताना है। देखिए उनके ये ड्रामा टू द कॉकटेल पार्टी जो है उसमें से ये लाइन है। ठीक है। दो लोग हैं जो एक दूसरे को नहीं समझते, बच्चे कर रहे हैं वो लोग जो बच्चे उनको नहीं समझते, ऐसे करके ये लाइन है। टू पीपल हु नो दे डू नॉट अंडरस्टैंड, जानते हैं कि हम एक दूसरे को नहीं समझते, बच्चे हो रहे हैं उनके और वो बच्चे जो है वो आपस में नहीं समझते, वो पेरेंट्स को नहीं समझते। तो ये ऑल दिस कंफ्यूजन फैमिली ड्रामा इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है दैट इज शोन इन दी वर्क द कॉकटेल पार्टी। ठीक है। सो 35th क्वेश्चन वी हैव which work T.S. Eliot allude to in his monumental work The Wasteland। ठीक है। तो बेसिकली किस उपनिषद से, ये सॉरी उपनिषद होगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये उपनिषद कर लीजिएगा, विच उपनिषद। ठीक है। बेसिकली हिंदी उपनिषद की बात कर रहे हैं। विच उपनिषद से, किस उपनिषद से उन्होंने ये वर्क लिया हुआ है वेस्टलैंड का। ठीक है। ठीक है। सो यस, राइट आंसर इज बृहद्रंग। बेसिकली पूछ रहे हैं तो जो टीएस इलियट का जो वर्क है वेस्टलैंड उसमें जो लास्ट लाइन उनकी जो दी हुई है, ठीक है, जो कि शांति 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 करके उनकी जो लास्ट लाइन है वो उन्होंने कौन से उपनिषद से ली है ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है। सो ये द राइट आंसर विल बी ब्री ब्री बृहद्रंग उपनिषद। ठीक है। देखिए अब इन्होंने क्या है लास्ट में क्या लाइन द ड उन्होंने लास्ट सेक्शन में जो ये वेस्टलैंड है ना उनके 3 बार डाला हुआ है। ठीक है। आप उसको पूरा पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, नहीं पढ़े हो तो आप देख लीजिएगा उसको। जो ये डा 3 बार है ना, इसका मतलब क्या है, दाता दयाधन दयाधन एंड दमयता। ठीक है। सो यस, डी इन्होंने यहाँ दिया है और इसका बेसिकली मीनिंग होता है गिविंग कंपैशन एंड कंट्रोल। ठीक है। मतलब दाता मतलब देने वाला, दयावम मतलब कंपैशन मतलब नम्रता या आप कह लीजिए दयालुता। उसके बाद दमयता आप कह सकते हैं सेल्फ कंट्रोल, खुद से कंट्रोल करना। ये वर्क उन्होंने उपनिषद से लिया है बेसिकली। ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए उन्होंने संस्कृत जो इलियट है उन्होंने संस्कृत फिलोसफी भी पढ़ी थी, काफी साल उन्होंने फिलोसफी पढ़ी और अपने जो वेस्टलैंड है उन्होंने संस्कृत में अपने ये जो कोट है वो भी डाला हुआ है। ठीक है। शांति 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 लास्ट में करके डा दम, जैसे मैंने आपको बताया दाता दयाधम, उसके बाद दमयता। ठीक है। उसके बाद देखिए 36 क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल इन वेस्टलैंड। तो वेस्टलैंड बेसिकली सिंबल्स कौन से नहीं है? देखिए अब पैक ऑफ टैरो कार्ड्स बेसिक है क्योंकि इसमें लेडीज रोस्टर्स है जो कि फॉर्च्यून टेलर है तो उसमें बेसिकली है, फायर भी है, वाटर भी है। ठीक है। सो यस, दीज आर ऑल देयर। सो यस, द राइट आंसर इज बी हाउस। ठीक है। हाउस इसमें नहीं है, फायर है, वाटर है। ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव दिस दिस पैक ऑफ टेरर रीडर्स। ठीक है। टेरर कार्ड्स। उसके बाद देखिए विच इंडियन लैंग्वेज प्लेस अ पार्ट इन दी वेस्टलैंड। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि संस्कृत फिलोसफी में वो उन्होंने पढ़ी हुई थी और काफी एक्सपर्ट
हो गए थे उसमें, तो यस बी विल बी द राइट आंसर, संस्कृत। ठीक है। So now we will see our first next question, which is question 38. Which explanation of Data Dayadhavam Damyata, which Eliot inverted from the original seems more suitable to you? जैसे मैंने आपको बताया डा डा डा, 3 बार जो उन्होंने डाला है, डा दा दा मतलब ये दा, फिर ये दा, फिर ये दा, ये 3 बार उन्होंने डाला है, जो कि उन्होंने संस्कृत के बृहद्रथ उपनिषद से लिया है, जिसका मतलब क्या है? दाता मतलब गिविंग, जो देने वाला है। कंपैशन, दया, धवम। उसके बाद कंट्रोल, दमयता मतलब सेल्फ कंट्रोल, आप अपने आप पे होना चाहिए। तो ये ए विल बी द राइट आंसर। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, देन यू हैव टू गिव दैट की आंसर, दैट गिविंग, compassion and control is the right answer. Which poem of T.S. Eliot was made from the unused material of Murder in the Cathedral? ठीक है। तो बेसिकली मर्डर इन द कैथेड्रल उनका एक फैमिली ड्रामा, कह सकते हैं ड्रामा ड्रामा था उनका। ठीक है। और का तो ये बेसिकली पूछ रहे कौन से जो उसमें से सीन्स रह गए हों या इम्पोर्टेंट प्लॉट रह गया हो, उसके उसको यूज करके उन्होंने एक नया वर्क लिख दिया था। तो यस द राइट आंसर इज बी, पॉइंट नॉट 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 सर। ठीक है। तो यस बी विल बी द राइट आंसर। So we have our last question, which is question 40. In the wasteland, who speaks the following lines? Though blind, throbbing between two lives, old man with wrinkled female breast can see. So ये देखिए, इसमें जो ये कैरेक्टर है ना, ट्राइसिस, ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसके रोल, इससे काफी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में वेस्टलैंड में से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ही इज अ बायसेक्सुअल। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस कैरेक्टर के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, मैडम सुरोस्टिस है, वो क्या है? फॉर्च्यून टेलर है। सो यस बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 40 क्वेश्चंस थे, 40 मैं कहूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है। आई विल सजेस्ट कि आप इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, रिवाइज करिए। ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एग्जाम से पहले क्या होता है कि हम पूरा सब कुछ इतनी जल्दी नहीं रिवाइज कर सकते हैं। हमें एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन, मतलब ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह, या ऑन दी स्पॉट आंसर जिसका मिले, क्विकली रिवाइज करे, ऐसे क्वेश्चंस हमें चाहिए होते हैं। हमें हमारे माइंड में एक्चुअली ये जल्दी फीड होते हैं और काफी लंबे समय तक फीड होते हैं। तो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि आप इसके सीरीज को देखिए। मैं और भी सीरीज इसमें से इससे इलियट की जैसे मैं लेके आई हूँ, तो और भी सीरीज में लेके आने वाली हूँ, और अदर ऑथर से, उसको देखिए। और अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे हैं, ठीक है, तो आप प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक करिए वीडियो को, एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है। आई विल फील मोटिवेटेड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कनेक्टिंग टू मी। टिल देन बाय। थैंक यू, कीप स्टडिंग। ठीक है।